नमस्कार साथियों, मैं सौर्यपुरी सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज के इस वीडियो में हम मुद्रा के प्रकार, उसका क्लासिफिकेशन और मुद्रा के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं, इसका अध्ययन हमने किया था। ये बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत टॉपिक मुद्रा की प्रकृति, क्षेत्र, कार्य व महत्व में शामिल है। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मुद्रा का वर्गीकरण। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर मुद्रा का वर्गीकरण किया है, लेकिन कुछ मुख्य वर्गीकरण जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा, वैध मुद्रा व ऐच्छिक मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्थर मुद्रा, सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा। ये 5 वर्गीकरण जनरली अर्थशास्त्रियों के द्वारा किए गए हैं। अब हम इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। तो वास्तविक मुद्रा क्या होती है? किसी भी देश में सरकार द्वारा संचालित प्रचलित मुद्रा ही क्या कहलाती है? वास्तविक मुद्रा कहलाती है। जैसे कोई भी सरकार सिक्के जारी करती है, नोट जारी करती है, ये सब क्या कहलाते हैं? वास्तविक मुद्रा कहलाती है। ये वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा, ये मुद्रा की प्रकृति के आधार पर बांटे गए हैं। ये जो किन्स ने बांटा था, यह वर्गीकरण किन्स ने मुद्रा की प्रकृति के आधार पर किया था। नेक्स्ट है हिसाब की मुद्रा। हिसाब की मुद्रा यह वह मुद्रा होती है जिसमें सभी प्रकार के हिसाब किताब रखे जाते हैं। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के सभी प्रकार के लेखा जोखा या सभी प्रकार के हिसाब किताब इस मुद्रा के रूप में रखे जाते हैं। इस मुद्रा में ऋणों की मात्रा, कीमतों एवं क्रय शक्ति को व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक देश की वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब किताब की मुद्रा एक ही होती है। जैसे भारत में वो मुद्रा है रुपया, अमेरिका में डॉलर, रूस में रूबल, जापान में येन, जर्मनी में मार्क आदि। जनरली तो वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में मुद्रास्फीति आने के कारण वास्तविक मुद्रा तो मार्क था, लेकिन हिसाब की मुद्रा जो थी वो फ्रांस की या अमेरिका की डॉलर थी, क्योंकि उसका मूल्य जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थिर पाया गया था। इसलिए हिसाब की दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त उस मुद्रा को माना गया। नेक्स्ट है वैध मुद्रा व ऐच्छिक मुद्रा। तो कानूनी मान्यता के आधार पर इन दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वैध मुद्रा। यह वह मुद्रा होती है जो भुगतान के साधन के रूप में जनता द्वारा स्वीकार की जाती है। कोई भी व्यक्ति भुगतान के रूप में इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो सरकार उसको दंडित कर सकती है, क्योंकि यह मुद्रा कानून की दृष्टि से मान्य होती है। और ये वैध मुद्रा 2 टाइप की होती है। सीमित वैध मुद्रा, लिमिटेड लीगल टेंडर, और अनलिमिटेड लीगल टेंडर, असीमित वैध मुद्रा। फर्स्ट है सीमित वैध मुद्रा। यह वह मुद्रा है जिसको एक सीमा तक ही स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है, और ये जो सीमा होती है उस सीमा का निर्धारण सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। भारत में 5 पैसे से लेकर 25 पैसे तक के सिक्के केवल 25 रुपये तक ही वैध हैं। यदि भारत में हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट 5 पैसे से लेकर 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे तक हम पेमेंट के सिक्कों से कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमम 25 रुपये तक ही उसको दे सकते हैं। आगे वो ले या ना ले उसकी मर्जी, वो मना कर सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं सीमित वैध मुद्रा। नेक्स्ट है असीमित वैध मुद्रा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। यह वह मुद्रा है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक प्रथम बार में, एक बार में भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य है। यदि कोई व्यक्ति असीमित मात्रा में इसे स्वीकार करने से इनकार कर दे तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे भारत में 50 पैसे से लेकर 2000 रुपये तक के नोट, इन सब को मिला के आप कितना भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट लेने वाला आपको मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करेगा तो उसे कानूनी प्रावधान के रूप में दंड मिल सकता है। इसी में नेक्स्ट है
वैध मुद्रा के बाद ऐच्छिक मुद्रा। यह वह मुद्रा है जिसे व्यक्ति प्राय अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेता है, किंतु उसे अस्वीकार करने पर कानून द्वारा उसे इस मुद्रा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे हम चेक, हुंडी, विनिमय पत्र आदि इस प्रकार की मुद्रा है जिसके लिए हम अगले को बाध्य नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि मैं तो जो पेमेंट दूंगा वो चेक में ही दूंगा, वो अगला मना कर देगा तो उसे सरकार द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है धातु मुद्रा और पत्थर मुद्रा। यह जो वर्गीकरण मुद्रा का किया गया है वो वस्तु के आधार पर किया गया है। तो पहला है धात्विक मुद्रा या धातु मुद्रा, दूसरा है पत्थर मुद्रा। धातु मुद्रा, धातु मुद्रा यदि मुद्रा धातु की बनी हो तो उसे धातु मुद्रा या सिक्का या कॉइन कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, पहली प्रमाणिक मुद्रा, दूसरी सांकेतिक मुद्रा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रमाणिक मुद्रा स्टैंडर्ड मनी या इसको मानक मुद्रा भी कहा जाता है। जो प्रमाणिक मुद्रा है उसको स्टैंडर्ड मनी या मानक मुद्रा भी कहा जाता है। प्रमाणिक सिक्कों को प्रधान, पूर्णकाय, सर्वांग मुद्रा भी कहते हैं। ये सिक्के प्राय सोने और चांदी के बनाए जाते हैं और इसका बाहरी मूल्य और आंतरिक मूल्य बराबर होता है। अब ये बाहरी मूल्य और आंतरिक मूल्य देखो किस प्रकार बराबर होता है। कोई भी मानक या प्रमाणिक सिक्का है उस पर अंकित मूल्य, जितना अंकित मूल्य उस पर है और उसकी धातु के मूल्य के समान होगा। इसका सिक्के के रूप में बाजार में जो मूल्य होता है वही उस सिक्के को गलाकर धातु के रूप में बेचने से प्राप्त होता है। नंबर 2 है सांकेतिक सिक्का, प्रतीक मुद्रा भी इसे कहते हैं, टोकन मनी इसको कहते हैं। यह वह मुद्रा है जिसका बाहरी मूल्य एवं आंतरिक मूल्य बराबर नहीं होते। यह प्राय घटिया धातु की बनी होती है। उस धातु का मूल्य सिक्के के मूल्य से हमेशा कम होता है। जैसे अपने 5 रुपये का सिक्का जो भारत में चलता है, उस 5 रुपये के सिक्के पे अंकित मूल्य कितना है? 5 रुपये। लेकिन वो जिस धातु को बना हुआ है उसको अगर हम गलाएंगे, गलाने के बाद उस धातु को मार्केट में बेचेंगे तो उस धातु का मूल्य 5 रुपये से क्या होगा? कम होगा। इसे बोलते हैं प्रतीक या सांकेतिक मुद्रा। नेक्स्ट जो वस्तु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो है पत्थर मुद्रा। कागजी नोटों के रूप में निर्गमित मुद्रा को पत्थर मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा पर किसी सरकारी अधिकारी और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जैसा कि भारत की बात करें तो भारत में 1 रुपये के नोट जो पत्थर मुद्रा है उसके अलावा जितने भी प्रकार के पत्थर मुद्रा, जितने भी प्रकार के नोट हैं उन पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपये के नोट पर हमेशा वित्त सचिव के साइन होते हैं। भारत सरकार का जो भी वित्त सचिव है उसके साइन होते हैं, क्योंकि ये संसद के द्वारा जारी किया जाता है। और बाकी ये जब जो भी प्रकार के नोट है, चाहे वो 2 का नोट हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 रुपये का नोट हो, 50, 100, 500, 2000 सभी प्रकार के नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं और उन पे हस्ताक्षर केंद्रीय बैंक के या आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। पत्र मुद्रा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 ए नंबर है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, बी नंबर है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। जब निर्गमित पत्र मुद्रा के पीछे ठीक इसके मूल्य के बराबर सोना और चांदी को आरक्षित निधि के रूप में रखा जाता है तब इस मुद्रा को प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं। जैसे आरबीआई नोट जारी करता है, मान लो आरबीआई ने 100 करोड़ रुपए के नोट जारी किया तो इस मूल्य के बराबर सोना और चांदी आरक्षित निधि में रखा जाएगा। इस प्रकार की मुद्रा को प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। दूसरी है, और ये प्रतिनिधि पत्र मुद्रा जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहली परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरी अपरिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। पहली है परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। जब किसी देश में पत्र मुद्रा इस प्रकार जारी की जाती है कि उसको जनता किसी भी समय सोना और चांदी में परिवर्तित करवा सकती है तो उसे कहते हैं परिवर्तनशील प्रतिनिधि मुद्रा। तो जनरली जो नोट चलते हैं 2000 के, 500 के, उन नोटों को हम सोना और चांदी उससे इजीली हम खरीद सकते हैं, उसको परिवर्तित करवा सकते हैं, तो वो कहलाएगी परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, जब किसी देश में पत्र मुद्रा इस प्रकार जारी की जाती है कि सरकार उसे सोना और चांदी में परिवर्तित करने की कोई गारंटी नहीं देती है तो वो कहलाती है अपरिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा।
तो अब वस्तु के आधार पर मुद्रा के वर्गीकरण का नेक्स्ट पार्ट है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा का दूसरा भाग है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। यह भी पत्र मुद्रा का एक रूप है जिसे प्राय संकटकालीन परिस्थितियों में निर्गमित किया जाता है। ये नेट वगैरह में पूछा जाता है कि संकट काल में जो मुद्रा निकाली जाती है, जैसे मान लो किसी देश में मुद्रास्फीति बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई या कोई वर्ल्ड वार विश्व युद्ध की स्थिति बन गई या किसी दूसरे आर्थिक मंदी बढ़ गई देश में, तो उस टाइम संकटकालीन परिस्थितियों में जो मुद्रा जारी की जाती है उसे कहते हैं प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। नेक्स्ट है कीमत अथवा ब्याज के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। ये इंपॉर्टेंट है नेट की दृष्टि से कि कई बार पूछ लेते हैं सस्ती मुद्रा क्या कहलाती है, महंगी मुद्रा क्या कहलाती है। सस्ती मुद्रा यदि मुद्रा कम कीमत पर अथवा नीची ब्याज की दरों पर, ये इंपॉर्टेंट, नीची ब्याज की दर, जी जो कम ब्याज की दर पे जो मुद्रा प्राप्त होती है, जो ऋण हमें अगर हमें लोन लेना है और वो कम ब्याज की दर पे प्राप्त हो रहा है तो वो मुद्रा कहलाएगी सस्ती मुद्रा। और अगर ऋण की मात्रा ऊंची ब्याज दरों पे हमें प्राप्त हो रही है तो वो कहलाती है महंगी मुद्रा। उसके बाद है विदेशी विनिमय के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट है, सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा वो होती है यदि किसी देश में मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा हो जाए, मतलब डिमांड ऑफ मनी की तुलना में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो, ज़्यादा हो, तो मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा हो और मुद्रा की मांग क्या हो, कम हो। इस प्रकार की मुद्रा क्या कहलाती है, सुलभ मुद्रा। और अगर पूर्ति ज़्यादा है तो वो जनता के लिए या देश के नागरिकों के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगी। दुर्लभ यदि बाजार में मुद्रा की पूर्ति की तुलना में अगर सप्लाई ऑफ मनी की तुलना में डिमांड ऑफ मनी MD ज़्यादा हो रही हो तो ऐसी मुद्रा कहलाती है दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट ये हमने पढ़ लिया मुद्रा का वर्गीकरण। अब पढ़ते हैं मुद्रा का महत्व। वैसे तो जनरली अपने को पता है कि मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मुद्रा का जो आविष्कार है वो चमत्कारी है। तो मुद्रा का महत्व नंबर फर्स्ट है, मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली, उसमें जो जो कठिनाइयाँ थी उन सबको किसने कम कर दिया, मुद्रा ने कम कर दिया है। दूसरी है मार्केट या बाजार व्यवस्था की धुरी। तो जो भी पूरा मार्केट है, अर्थव्यवस्था में जो भी मार्केट है, किसी भी प्रकार का मार्केट है, वो किस पे टिका हुआ है, मुद्रा पे। अगर मुद्रा का चलन बढ़िया है, उस मार्केट में मुद्रा का चलन ज़्यादा है तो वो मार्केट अच्छी कंडीशन में है। नंबर 3 आर्थिक विकास का मापक। आजकल अर्थव्यवस्था में या किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए मुद्रा एक महत्वपूर्ण उपयोगी साधन के रूप में सामने आया है। अगर किसी देश के मुद्रा का मूल्य अन्य देश की तुलना में गिर रहा है, इसका मतलब उस देश का आर्थिक विकास कम हो रहा है। और यदि किसी देश का मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, मुद्रा का मूल्य अगर बढ़ रहा है तो उस देश को वो अच्छे आर्थिक विकास का घोतक है। अर्थव्यवस्था की बचतों का निवेश में परिवर्तन। तो अर्थव्यवस्था में जो भी बचत की जाती है, जो भी सेविंग्स होती है, उनको परिवर्तित किस में कर सकते हैं, निवेश में, इन्वेस्टमेंट में। ये किसके द्वारा संभव हुआ है, मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। उपभोक्ता के लिए मुद्रा का महत्व है। उपभोक्ता मुद्रा का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कभी भी कर सकता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का चुनाव करके यह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो उपभोक्ता ये भी सोच सकता है कि वो वर्तमान में खर्च ना करे, वर्तमान में ना करके फ्यूचर में, भविष्य में उसको खर्च कर सकता है। इसी प्रकार उत्पादक के लिए भी मुद्रा का महत्व होता है कि वो किस प्रकार कच्चा माल खरीदेगा, श्रमिकों को और कर्मचारियों को वेतन चुकाने के लिए, विज्ञापन के लिए, अपने माल को बेचने के लिए, इनके लिए वो जो भी भुगतान, जो भी अवधि होती है उसमें मुद्रा का आदान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। आज के भौतिक युग में विशेषतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लगभग हो रखी है, उनमें मुद्रा का सामाजिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। क्योंकि भारत जैसे मान लो भारत है, तो भारत जैसे पारंपरिक और धार्मिक देश दोनों में जनसाधारण में अधिकाधिक मुद्रा प्राप्त करने की होड़ लगी होती है। मुद्रा एक सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक हो गया है, क्योंकि मुद्रा से मनुष्य के जीवन स्तर में वृद्धि हो सकती है। और लास्ट है इसमें सार्वजनिक वित्त में महत्व है। सरकार द्वारा जैसे करारोपण लगाया जाता है, सरकार के द्वारा ऋण दिया जाता है या विदेश से सरकार ऋण लेती है, घाटे की वित्त व्यवस्था,
सार्वजनिक व्यय आदि का संचालन भी किसके द्वारा हो रहा है? मुद्रा के द्वारा ही हो रहा है। और अंत में मार्शल के शब्दों में मुद्रा वह केंद्र है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान घूमता है। थैंक यू दोस्तों। अगले अध्ययन में हम पढ़ेंगे निकट मुद्रा। निकट मुद्रा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।